गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है क्या? ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अभी शुरू करते हैं हम क्लास अपनी। तो लास्ट टाइम हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कोलॉइड्स की। तो उसमें पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी वो कैसे है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, जो भी है उसके बेस पे कितने टाइप के कोलॉइड थे हमने कल देखे थे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पेपर में 1 नंबर का ऑप्शन टाइप क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरेक्शन कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इसके बेस पे कितने टाइप के कोलॉइड है। तो चलिए जानते हैं। इस बेस पे 2 टाइप के कोलॉइड हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले किस बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हैं कोलॉइड्स को, और फिर टाइप्स। तो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरेक्शन कैसी है, इसके बेस पे कितने टाइप के कोलॉइड हैं। तो सबसे पहला जो कोलॉइड है वो है लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड। अब मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था, लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी इस टाइप के जो कोलॉइड्स हैं वो लिक्विड लविंग होते हैं। मीनिंग क्या है चलिए जानते हैं। तो ये कह रहा है कुछ सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च और रबड़। कौन कौन से कुछ सब्सटेंसेस हैं लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च एंड रबड़। ये जो सब्सटेंसेस है अगर इन्हें किसी सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम के अंदर मिलाया जाए, किसी सूटेबल लिक्विड के अंदर मिलाया जाए, तो ये डायरेक्टली कोलॉइडल सोल फॉर्म कर देते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कुछ सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़, इनको जब किसी सूटेबल लिक्विड या फिर किसी सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाता है, तो जैसे ही आप इनको डालते हो डायरेक्टली ये क्या फॉर्म कर देते हैं, कोलॉइडल सोल फॉर्म कर देते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को तो बोला जाता है लायोफिलिक सब्सटेंसेस, लायोफिलिक सब्सटेंसेस, और इनके द्वारा जो कोलॉइड बनाए गए हैं उनको कहा जाता है लायोफिलिक कोलॉइड। एक ही लाइन की डेफिनेशन है बस, substances like gum, gelatin, starch, rubber when mixed with a suitable liquid or dispersion medium directly form colloidal soul. These substances are known as lyophilic substances, and the colloids या फिर the sols formed by these substances will be known as lyophilic soul या फिर lyophilic colloid. इनके द्वारा बनाए गए कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर लायोफिलिक सोल कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ और बातें, क्योंकि ये कोलॉइडल सोल जो है डायरेक्टली फॉर्म करते हैं, जस्ट आपने मिक्स किया डिस्पर्शन मीडियम के साथ और ये डायरेक्टली कोलॉइडल सोल फॉर्म कर देते हैं, इसीलिए इनको इंट्रिंसिक कोलॉइड भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कोलॉइड। क्यों भाई? क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्म करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। लिख रखा है क्योंकि ये कोलॉइडल सोल डायरेक्टली फॉर्म करते हैं जब इनको आप मिक्स करते हैं किसी सूटेबल लिक्विड में, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक कोलॉइड। ठीक है, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम इन सोल का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर बाई चांस इन सोल्स में डिस्पर्स्ड फेज अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए किससे, डिस्पर्शन मीडियम से, किसी भी कारणवश सोच के देखिए, इस टाइप के कोलॉइड्स में किसी भी रीजन की वजह से अगर डिस्पर्स्ड फेज अलग हो जाता है डिस्पर्शन मीडियम से, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप क्या कीजिए, इस डिस्पर्स्ड फेज को थोड़ा सा डिस्पर्शन मीडियम और लीजिए और इसके साथ शेक कर दीजिए, दोबारा से आपका क्या हो जाएगा, सोल जो है वो तैयार हो जाए। अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं, आपने ऐसा देखा होगा बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, अगर लंबे समय तक पड़े रहे ना तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कॉमनली होता है
आपने लस्सी में देखा होगा, थोड़ी देर लस्सी पड़ी रहती है, पानी ऊपर आ जाता है और जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा या पानी डालें ही ना, सीधा ही उसको शेक कर दें तो वापस हमारा जो है लस्सी तैयार हो जाती है। वैसे ही ये जो कोलॉइड्स है उनका भी सेम ही है, ठीक है। अगर किसी कारणवश डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग हो जाते हैं तो सोल दोबारा तैयार किया जा सकता है डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम के साथ शेक करके। यानी जस्ट अगर आप एक बार शेक कर दोगे डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम के साथ, आपका जो सोल है ना वो दोबारा से तैयार हो जाएगा। मैं इसमें बुक में क्या लिख रखा है बता देता हूँ। इसमें लिख रखा है एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन सोल का ये है कि अगर डिस्पर्स्ड फेज सेपरेट हो जाता है डिस्पर्शन मीडियम से तो सोल को दोबारा तैयार किया जा सकता है सिंपली रीमिक्सिंग करके, यानी रीमिक्स करके डिस्पर्शन मीडियम को डिस्पर्स्ड फेज के साथ और इसको शेक करके, ठीक है। तो क्योंकि इनके सोल्स को दोबारा तैयार किया जा सकता है, दैट्स व्हाई दीस आर आल्सो नोन एज रिवर्सिबल सोल। रिवर्स, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेड बन जाए, वही वाली बात है। इनको रिवर्सिबल सोल भी कहा जाता है। किसी भी कारणवश इन सोल्स में, लायोफिलिक सोल्स में डिस्पर्स्ड फेज अगर डिस्पर्शन मीडियम से अलग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्स को दोबारा तैयार किया जा सकता है डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम के साथ रीमिक्स करके या फिर शेक करके, ठीक है। आपका सोल जो है वो तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दवाइयों का एग्जांपल दे रहा था। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, ठीक है, उनमें जो पार्टिकल्स है ना थोड़े टाइम के तक अगर पड़े रहें तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको जो है अच्छे से अगर शेक कर ले आप, दवाइयों पे भी लिखा होता है कि यूज अगर कर रहे हो आप तो पहले शेक करके जो इसको यूज करिए। इसके पीछे रीजन यही होता है, ठीक है। बाई चांस पार्टिकल्स अगर नीचे बैठ जाए तो शेक करने से दोबारा से आपका जो सोल है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। और क्या खास बात है, पहले ही बता दिया, इन टाइप के कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में काफी अच्छी अट्रैक्शन होती है। इस टाइप के कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अच्छी अट्रैक्शन होती है। दैट्स व्हाई ये स्टेबल होते हैं और इनको प्रेसिपिटेट करना मुश्किल है। प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या होता है, सारे के सारे डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो सोल्यूशन में नीचे बैठ जाए उस प्रोसेस को आप प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो सोच के देखिए, अगर डिस्पर्स्ड फेज की डिस्पर्शन मीडियम के साथ अच्छी जचती है, अट्रैक्शन अच्छी है, तो भाई वो पार्टिकल्स नीचे क्यों जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये जो सोल होते हैं ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और साथ के साथ इजीली ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज जो है वो नीचे की ओर नहीं बैठेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया भाई लायोफिलिक, दूसरा है लायोफोबिक, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। आसान है, कुछ नहीं है, आसान है। लायोफोबिक देखते हैं क्या है उसमें, किसी का बी पार्ट है लायोफोबिक कोलॉइड्स। सबसे पहली बात, लायो, लायो का मीनिंग लिक्विड, फोबिक का मीनिंग हीटिंग, यानी ये टाइप के जो कोलॉइड्स हैं ये लिक्विड हीटिंग, ठीक है। तो चलो जानते हैं क्या इसमें। ये कह रहे हैं कुछ सब्सटेंस लाइक मेटल और उनके जो सल्फाइड है, मेटल्स और उनके जो सल्फाइड है, अगर आप उनको मिक्स करते हैं किसी डिस्पर्शन मीडियम के साथ तो वो डायरेक्टली कोलॉइडल सोल जो है फॉर्म नहीं करते। फिर रिपीट करता हूं, कुछ मेटल और उनके सल्फाइड, इनको जब किसी सूटेबल लिक्विड या फिर डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाता है तो ये डायरेक्टली कोलॉइडल सोल फॉर्म नहीं करते। इनके कोलॉइडल सोल प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड लगाने पड़ते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटल और सल्फाइड को अगर आप किसी सूटेबल लिक्विड में डालें और ये कोलॉइडल सोल जो है फॉर्म नहीं करेंगे, इनके कोलॉइडल सोल प्रिपेयर करने के लिए आपको स्पेशल मेथड जो है वो लगाने पड़ते हैं। इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं लायोफोबिक सब्सटेंस। इन टाइप के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं लायोफोबिक सब्सटेंस। और इस टाइप के जो कोलॉइड्स होते हैं उनको आप, या फिर इनके जो सोल बनेंगे उनको आप क्या बोलेंगे, लायोफोबिक सोल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं। some substances like metals and their sulfide do not form, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब इन मेटल्स और उनके जो सल्फाइड्स हैं उनको किसी सूटेबल लिक्विड में डाला जाता है डायरेक्टली ये कोई कोलॉइडल सोल फॉर्म नहीं करते। इनके कोलॉइडल सोल तैयार करने के लिए स्पेशल मेथड लगाने पड़ते हैं। इन सब्सटेंसेस को लायोफोबिक सब्सटेंस और इनके जो सोल होते हैं उनको लायोफोबिक सोल जो है कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि इनके जो कोलोइडल सोल है उनको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, स्पेशल मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। इसीलिए ये जो टाइप के कोलोइड है इनको एक्सट्रिंसिक कोलोइड भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक कोलोइड। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां पर किसी कारणवश डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो पहले क्लियर कर दो, इनके अंदर डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अच्छी अट्रैक्शन नहीं होती। यहाँ पर डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अच्छी अट्रैक्शन नहीं होती। तो ये क्या कहता कि अगर डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम किसी भी कारणवश सेपरेट हो गए, तो यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि थोड़ा सा डिस्पर्शन मीडियम डाल दो, शेक कर दो, दोबारा तैयार हो जाएगा सोल्यूशन। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। अगर एक बार डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम सेपरेट हो गए, या फिर अगर एक बार डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ गए, तो उसके बाद आप कितना इसको शेक करिए, ये सोल जो है दोबारा तैयार नहीं होंगे। इसीलिए इन टाइप के जो सोल है उनको इरिवर्सिबल सोल भी कहा जाता है। These are also known as irreversible सोल। रीजन, क्योंकि एक बार अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम सेपरेट हो गए, तो इनकी जो सोल है उनको दोबारा तैयार करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर से स्पेशल मेथड से ही इनके जो सोल है वो तैयार होंगे। क्या लिख रखा है? अच्छा, एक चीज और, क्योंकि अट्रैक्शन अच्छी नहीं है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में, तो ये लेस स्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते इतने ज्यादा, और इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कोई खास अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए ये लेस स्टेबल है, और ये जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर जो है बैठ जाएंगे। और फिर रिपीट करता हूं, अगर एक बार डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम से अलग हो गए, तो रीमिक्सिंग से काम नहीं चलेगा। इसमें लिख रखा है वंस प्रेसिपिटेट, अगर एक बार प्रेसिपिटेट हो गए वापस कोलोइडल सोल नहीं मिलेगा सिंपली रीमिक्सिंग करने से, इसीलिए इनको इरिवर्सिबल सोल कहा जाता है। हाँ जी, लायोफिलिक लायोफोबिक में कोई भी डाउट चैट में बता दीजिए या बोल के बता दीजिए। लायोफिलिक लायोफोबिक में कोई भी डाउट? नो, वेरी गुड। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपको जस्ट सब्सटेंसेस के नाम याद रखने होते हैं। ठीक है, एक जो है सिंपली मिक्स करते ही डायरेक्टली कोलोइडल सोल फॉर्म कर देता है वो लायोफिलिक, और जो डायरेक्टली कोलोइडल सोल फॉर्म नहीं करते, स्पेशल मेथड लगाने पड़ते हैं, वो लायोफोबिक। आगे डिफरेंस दे रखा है, अच्छे से पढ़ लेना आप, कोई खास उसमें है नहीं। हाँ, एक चीज और, जो लायोफिलिक है क्योंकि उनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अच्छी अट्रैक्शन होती है, तो जहां पर अच्छी अट्रैक्शन होती है ना, वो जो सब्सटेंस है वो इजीली हाइड्रेट या फिर हाईली हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और इनके जो पार्टिकल्स हैं लायोफोबिक के, वो लिक्विड हिटिंग होते हैं, तो वो मतलब लिक्विड से दूर भागेंगे, तो वो हाईली हाइड्रेटेड नहीं होते। ठीक है, अगर आप पानी डिस्पर्शन मीडियम ले रहे हैं तो लायोफिलिक जो है वो हाईली हाइड्रेटेड होंगे, और लायोफोबिक जो है वो लेस हाइड्रेटेड होंगे। आप जानते हो रीजन, क्योंकि मैंने अभी बताया ये लिक्विड हिटिंग होते हैं और वो लिक्विड लविंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिफरेंस जरूर कर लेना भाई, पेपर में बहुत बार डिफरेंस भी आता है। बातें सारी की सारी सेम है, जो मैंने यहाँ पर करवाई है आपको वही बातें वहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा चलो, अब हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे, चलिए जानते हैं। अब हमारा है बेस, थर्ड नंबर क्या है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स और डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के हैं, इसके बेस पे कितने टाइप के कोलोइड है चलिए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला कोलोइड है मल्टी मोलिक्यूलर कोलोइड। मल्टी मोलिक्यूलर कोलोइड, मल्टी का मतलब होता है मेनी, और मोलिक्यूल्स का मतलब मोलिक्यूल, सिंपल सी बात है। तो चलो इसको जानते हैं। बुक में डेफिनेशन क्या लिख रखी है, कह रहा है कि जब किसी एक सब्सटेंस का डिस्पर्शन किया जाता है, देखिए यहाँ पर कोई सब्सटेंस घुलता नहीं है, याद रखना, यहाँ पर सब्सटेंस का होता है डिस्पर्शन। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि जब एक सब्सटेंस का डिस्पर्शन होता है किसी डिस्पर्शन मीडियम में, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है उस सब्सटेंस के इकट्ठे होके और एक ऐसी स्पीशीज बनाते हैं जिसका साइज जो है कोलोइडल रेंज के अंदर होता है। तो जो स्पीशीज बनेगी उसी को अपन मल्टी मोलिकुलर कोलोइड कहते हैं। देखिए भाई,
ये है कंटेनर में आपके पास डिस्पर्शन मीडियम। आप इसके अंदर कोई एक सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, एक सब्सटेंस जो है आप इसमें डिस्पर्स कर रहे हो। तो ये कहता है कि जब आप किसी एक सब्सटेंस को किसी डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स करते हो, तो अगर इस सब्सटेंस के छोटे छोटे, देखना भाई, स्मॉलर एटम या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है। अब 1 नैनोमीटर से कम वाले तो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, इस सब्सटेंस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है एग्रीगेट होके, इकट्ठे होके, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे होके जो है एक ऐसी स्पीशीज बना देते हैं जिसका साइज जो है कोलोइडल रेंज के अंदर होता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्पीशीज बनेगी उसी को हम बोलते हैं क्या, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। सिंपल सी बात है भाई, कुछ खास है नहीं इसमें। किसी एक सब्सटेंस को डिस्पर्स करते हो डिस्पर्शन मीडियम में, और मान लेते हैं कि सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं वो छोटे साइज के हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे होके, एग्रीगेट होके एक बड़े साइज की स्पीशीज बना देते हैं जिसका साइज कोलोइडल रेंज के अंदर आ जाता है। और ऐसी स्पीशीज जो है जो बनती है उनको आप मल्टी मोलिकुलर कोलोइड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल है इसका गोल्ड सोल। गोल्ड की जो सोल होते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होके जो है कोलोइडल रेंज के अंदर आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, सल्फर का एग्जांपल है, कई एग्जांपल जो है दे रखे हैं। दिस इज मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। क्लियर है ये मल्टी मोलिकुलर कोलोइड? क्लियर है, बताइए। कुछ खास नहीं है इसमें भी, हालांकि फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट देख लेता हूं मैं चैट में क्या लिखा जा रहा है। यस, ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। मल्टी मोलिकुलर के बाद है मैक्रो मोलिकुलर। मल्टी के बाद क्या है, मैक्रो मोलिकुलर। मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या कह रहा है मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड में। ये कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस, कह रहा है कुछ सब्सटेंस जिनका जो साइज है या जिनके बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब बहुत बड़े। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस जिनके बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जिनका लार्ज मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर आप उनको डिसोल्व करते हैं किसी सुटेबल लिक्विड के अंदर, वो सॉल्यूशन फॉर्म कर देंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है सब्सटेंस के, उनका साइज कोलोइडल रेंज के अंदर होता है। सिंपल सी बात है। पिछले केस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल इकट्ठे होके, एग्रीगेट होके बड़े साइज की स्पीशीज बना रहे थे, वो कोलोइडल रेंज में आ रही थी। यहाँ पर जो अपन सब्सटेंस डिस्पर्शन मीडियम में ऐड कर रहे हैं उसके जो मॉलिक्यूल है वो ऑलरेडी बड़े साइज के, ऑलरेडी वो बिग साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब एक सब्सटेंस को जिसके बड़े बिग साइज के मॉलिक्यूल हैं और लार्ज मॉलिक्यूलर मास है, अगर उनको अपन डिसोल्व करते हैं या डिस्पर्स करते हैं किसी सूटेबल लिक्विड में, तो जो सॉल्यूशन ये फॉर्म करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस के वो किस साइज के हैं, या उनका जो साइज है वो किस रेंज में है, कोलोइडल रेंज के अंदर है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड बोलते हैं। देखिए ध्यान से, ये है आपका डिस्पर्शन मीडियम और आप इसमें एक ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हो, एक ऐसा सब्सटेंस इसमें डाल रहे हो जिसके ऑलरेडी बड़े साइज के यानी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हैं। अगर बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं तो उनका मास भी क्या होगा, लार्ज ही होगा। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अपन डिस्पर्स कर रहे हैं डिस्पर्शन मीडियम में, जिसके बड़े साइज के मॉलिक्यूल है और उनका मास भी क्या है, हाई है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूलर मास है। तो जब आप इनको डिसोल्व करते हो तो ये एक ऐसा सोल्यूशन फॉर्म करेंगे जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस के, उनका जो साइज है वो किस रेंज में आएगा, कोलोइडल रेंज के अंदर आएगा। तो इस सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे, मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड कह देंगे। हाँ जी, आसान है, बताइए कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? बताइए बताइए, शाबाश, कुछ है ही नहीं। जब एक सब्सटेंस को डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स किया जाता है, इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल पहले से ही बड़े साइज का है, उसका मास पहले से ही ज्यादा है, जब आप इस सब्सटेंस को इसमें डिसोल्व करोगे तो एक ऐसा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा जिसमें सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है उनका जो साइज है वो ऑलरेडी कोलोइडल रेंज के अंदर होता है। ठीक है, दीज आर नोन एज मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो आगे देखो क्या कहते हैं।
तो ये हो गए दो इसके एग्जांपल दे रखे हैं कि जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल और हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल में पॉलीमर होते हैं। हम सभी को पता है पॉलीमर क्या होते हैं, बहुत बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर जब इकट्ठे होते हैं तब पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आगे आप करना चाहो ना करना चाहो आपकी मर्जी है। सी पार्ट देखते हैं, ये हो गया मल्टी मैक्रो। सी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी है एसोसिएटेड कोलोइड, एसोसिएटेड कोलोइड। ठीक है, और इसी के अंदर आएगा माइसेल, माइसेल्स जो आपने 10th में पढ़ी थी वो माइसेल्स फिर से आ चुकी हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये कहता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर किसी मीडियम के अंदर डिसोल्व किया जाता है लो कंसंट्रेशन में, यानी कम मात्रा में अगर आप किसी सब्सटेंस को डिसोल्व करते हो तब तो वो बिहेव करता है किस तरीके से, यानी जब आप उसको कम मात्रा में किसी डिस्पर्शन मीडियम में डिसोल्व करते हो तब तो वो बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक आयनिक स्पीशीज जो आयंस में टूट जाती है उसको बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये कहता है कि जब आप एक ऐसा सब्सटेंस अगर उसको लो कंसंट्रेशन में आप डिसोल्व करते हैं तो वो बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर आप उसी को हाई कंसंट्रेशन में डालते हैं, हाई कंसंट्रेशन में अगर आप उसी को डालते हैं तो वो एग्जिबिट कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज। अगर आप उसको हाई कंसंट्रेशन में डालेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर लेता है, कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो एग्जिबिट कर लेता है, और किस वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल कॉल्ड एसोसिएटेड कोलोइड। वो सिंपल है, डेफिनेशन तो एकदम सिंपल है। क्या कहता है कि जब आप एक ऐसा सब्सटेंस जब आप उसको लो कंसंट्रेशन में लोगे, कम मात्रा में लोगे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर आप उसको हाई कंसंट्रेशन में लोगे तो वो कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर लेगा। किस वजह से, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। वही बात, छोटे छोटे मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर एक एग्रीगेटेड पार्टिकल बनाते हैं ना, वैसा ही। तो ये कहता है कि हायर कंसंट्रेशन पे वो कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर लेंगे ड्यू टू, किस वजह से, लिख रखा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। एग्रीगेटेड मतलब इकट्ठे पार्टिकल्स को बोलते हैं, एग्रीगेटेड पार्टिकल की वजह से ये कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर लेते हैं। इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जी एसोसिएटेड कोलोइड। इन सब्सटेंसेस को, ये जो जिनको लो कंसंट्रेशन में डालने पर वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं और हायर कंसंट्रेशन पे जो कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज प्राप्त कर लेते हैं, इन सब्सटेंसेस को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलोइड। ठीक है, और सबसे खास बात अभी भी जो मैंने जिक्र किया कि हायर कंसंट्रेशन पे ये सब्सटेंस कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर लेते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट या फिर एग्रीगेटेड पार्टिकल की फॉर्मेशन की वजह से। इन्हीं एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को बोला जाता है माइसेल। एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को बोला जाता है माइसेल। बहुत आसान है, डायग्रामेटिकली अपन जब देखेंगे तो और भी ज्यादा आपको आसान लगेगा। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अपन लो कंसंट्रेशन में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं देन इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हायर कंसंट्रेशन में जब डिसॉल्व करेंगे तो ये कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेटेड पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को तो एसोसिएटेड कोलोइड कहेंगे और ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल बनते हैं इन्हीं को अपन माइसेल कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे माइसेल्स के बारे में। अच्छा, ये जो माइसेल का बनना है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबो बनती है। भाई ध्यान से सुनिएगा, माइसेल जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबो बनते हैं। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर याद रखना। और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के भी अबो बनती है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबो भी बनती है, उसको बोला जाता है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। बहुत बार आया है क्योंकि लो कंसंट्रेशन पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ही माइसेल बनेगी। तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं अपन? क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये है भाई एसोसिएटेड कोलोइड, वो सब्सटेंस जिनको कम मात्रा में लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो कोलोइडल स्टेट प्रॉपर्टीज प्राप्त कर लेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। इन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को हम माइसेल कहते हैं।
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबोव बनते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबोव बनते हैं, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन हम कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं भाई कि माइसेल वगैरह कैसे बनती है। चलिए अब जानते हैं माइसेल कैसे बनती है। मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल कैसे बनती है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको स्टडी करने के लिए आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा सोप सॉल्यूशन का। साबुन का जो सॉल्यूशन है उसका एग्जांपल लेना पड़ेगा। साबुन के सॉल्यूशन से पहले आपको साबुन के एक मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा। साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है सोडियम साल्ट और स्टीरिक एसिड। अब देखो स्टीरिक एसिड क्या होता है, C17H35COOH, ये होता है स्टीरिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड मतलब H को हटा के Na लगा दो, C17H20COO माइनस Na+, ये हो जाएगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड, सोप के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको ऐसे इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज RCOONA। R क्या है यहाँ पे, ये जो लॉन्ग कार्बन की चेन है वो रिप्रेजेंट हो रही है R से। ठीक है, COO माइनस और Na+। तो बुक में क्या लिख रखा है, कह रहा है कि आप एक सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। सोप जो है वो सोडियम साल्ट है स्टीरिक एसिड का, और उसके बाद क्या लिख रखा है, जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, आयंस के अंदर। ठीक है, जब अपन ये जो RCOO माइनस Na+, जो अपना सोडियम साल्ट है स्टीरिक एसिड का, इसको जब अपन पानी में डिसॉल्व करेंगे, यानी जब अपन इसको पानी में घोलेंगे, सोप भी पानी में तो जाएगी, पर आपको पता आयनिक कंपाउंड है तो ये डिसोशिएट भी हो जाएगा आयंस के अंदर। तो जब इसको क्या है, ये सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड या सोप का मॉलिक्यूल, जब अपन इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट जाएगा किस किस में, RCOO माइनस और Na+ के अंदर, ये टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा RCOO माइनस और Na+ के अंदर। अब हमें हमारा जो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है वो ये वाला RCOO माइनस, ये हमें कंसिडर करना। अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो भाई सोप का फॉर्मूला ये रहा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पानी में डालेंगे इसको तब किसमें टूट जाएगा, इनमें टूट जाएगा। अब अपन इसको पढ़ना है RCOO माइनस। तो चलिए जानते हैं RCOO माइनस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। एक तो ये R, ये क्या है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है जो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी इसको पानी से डर लगता है। फोबिया, हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी से परहेज करती है, पानी में नहीं घुलती है, आर। ठीक है, और ये टेल है, ये टेल है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में दो पार्ट है, ये टेल, ये हेड। टेल कैसी है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन है जो हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में। अच्छा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये हेड है, पोलर है और हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पानी में घुल सकता है, इजीली घुल सकता है। इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। यहाँ पर ये जो चेन है ये रिप्रेजेंट करती है आर को, यानी टेल को, और ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है CO माइनस को, यानी कि हेड को। ठीक है, तो चलिए अब आप बहुत सारी बातें जो है इसके बारे में समझ चुके हो कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं कि लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन वाला क्या कंसेप्ट है। अच्छा, तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं सारी की सारी। अब देखते हैं कि जब अपन इनको लो और हाई कंसंट्रेशन में लेते हैं तो क्या होता है। तो हमारे पास मान लेते हैं ये पानी है, यानी कि ये है हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अब आप जब इन सोप के मॉलिक्यूल्स को कम मात्रा में लोगे,
लो कंसंट्रेशन पे लोगे तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो जाता है आयंस के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जब आप इसमें सोप के मॉलिक्यूल्स डालोगे तो वो भी डिसोशिएट हो जाएगा आयंस के अंदर। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी अभी जो मैंने बताए थे आपको RCOO माइनस, वो सरफेस पर किस तरीके से प्रेजेंट होंगे चलिए देखते हैं। ये देखिए लो कंसंट्रेशन, कब लो कंसंट्रेशन पर, ये देखिए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी। ये है आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट हेड और ये है टेल्स। अभी अभी मैंने बताया था टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, वो पानी से डरती हैं। तो जब आप सोप सॉल्यूशन में सोप की मात्रा कम रखते हो तो सोप नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। सोप के मॉलिक्यूल सरफेस पर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि जो हेड है वो इम्बेडेड होता है वाटर में, क्योंकि वो पोलर है, वो पानी में घुल सकता है, और जो टेल है वो नॉन पोलर होने की वजह से जो है ऊपर की तरफ जो है प्रेजेंट होती है, यानी कि पानी से वो दूर होती है। ठीक है, लेकिन जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ये मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं रह पाएंगे, ये सरफेस पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अंदर खींच दिया जाएगा और एक स्फेरिकल शेप का एग्रीगेट बन जाएगा। किस तरीके से, ये देखिए जब आप हायर कंसंट्रेशन लोगे ना तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं रह पाएंगे, इनको अंदर खींच लिया जाएगा। बुक में क्या लिख रखा है, हायर कंसंट्रेशन पे RCOO माइनस जो आयंस है एक एग्रीगेट बना लेते हैं स्फेरिकल शेप का। ये देखिए ये वही पानी है, जब आप सोप की मात्रा बढ़ा दोगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे तो रह नहीं पाएंगे, इनको अंदर खींच लिया जाएगा और ये जो RCOO माइनस आयंस है ये एक एग्रीगेट बना लेंगे स्फेरिकल शेप का। एग्रीगेट मतलब गुच्छा बना लेंगे स्फेरिकल शेप का। और वो किस तरीके से होगा, ये देखिए वो भी इस तरीके से बनाएंगे कि जो अपना CO माइनस वाला हेड है वो पानी की तरफ रहेगा और ये जो टेल है ये अवे फ्रॉम द वाटर रहेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए सारे के सारे RCO माइनस जो है इकट्ठे होकर एक स्फेरिकल शेप का एग्रीगेट जो है तैयार करते हैं। चैट में क्या लिखा किसी ने, सर ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आई हैव टू लीव द क्लास। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, बस थोड़ी सी रही क्लास, 3-4 मिनट की है बस। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, लो कंसंट्रेशन पे सोप के मॉलिक्यूल सरफेस पे अरेंज हुए किस तरीके से, हेड जो है वो एम्बेडेड है पानी में, टेल जो है वो सरफेस पे है। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे ये जो मॉलिक्यूल्स है सोप के इनको अंदर खींच लिया जाता है और अंदर खींचने पे ये एक एग्रीगेट बनाते हैं स्फेरिकल शेप का, और उसमें भी जो पोलर पार्ट है वो फेस कर रहा है पानी को। ये देखिए ये पोलर पार्ट है ये फेस कर रहा है पानी को, और जो नॉन पोलर चेन है वो अंदर की तरफ जो है प्रेजेंट है, यानी कि वो पानी को फेस नहीं कर रही है। कहने का मतलब क्या कहता, RCO माइनस हायर कंसंट्रेशन पे एक एग्रीगेट बनाते हैं स्फेरिकल शेप का, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है वो पॉइंट करती है टुवर्ड द सेंटर, वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, और जो हेड है अपना COO माइनस ये फेस करता है पानी को। यही जो एग्रीगेट बना है इसी को माइसेल कहा जाता है, क्योंकि ये आयनिक है इसलिए इसको आयनिक माइसेल का नाम जो है दिया गया है। दिस इज नोन एज आयनिक माइसेल। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, क्या यहाँ तक क्लियर है, बताइए शाबाश। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट। यस, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो आज की पूरी क्लास के अंदर तो बताइए। नो नो, वेरी गुड। चलो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ खास, इसमें कोई डाउट वाली बात होगी नहीं, और अगर फिर भी किसी का है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपके डाउट जो है लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। वर्क मेरे को कंप्लीट चाहिए, स्कूल लगते ही आपका वर्क चेक किया जाएगा, होमवर्क कॉपी जो है वो चेक करी जाएगी, और दूसरी बात आपका टेस्ट भी हो सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो जो भी आपको काम करवाया गया है अच्छे से करते रहिए। थैंक यू जुड़ने के लिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक्स करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।